Hello students, welcome to yet another lecture of some basic concept of chemistry. In our previous lecture we discussed about the molality and mole fraction. There we discussed of a mole, ठीक है, वहाँ पे आपने मोल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है। तो एक्चुअली मोल क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्या है? तो मोल कंसेप्ट, इसके बारे में इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखा कि मोल्स के बारे में कुछ ऐसा बता दिया गया कि मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास, ठीक है। ऐसा कुछ आपको बता दिया होगा वहाँ पे मैंने, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, कैसे ये आया, वही हमें डिस्कशन करना है इन दिस लेक्चर। ओके, सो फर्स्ट व्हाट इज मोल एंड सेकंड कि हाउ टू कैलकुलेट मोल। पूरे लेक्चर में हम ये दो ही क्वेश्चन से बात करने वाले हैं कि व्हाट इज मोल, व्हाट इज मोल, और मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा कि हाउ टू कैलकुलेट मोल्स, एंड द थर्ड वन इज वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोल्स। मोल्स का जो इक्वेशन होता है उसके बेस पे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मैं पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे व्हाट इज मोल, ठीक है, व्हाट इज मोल। तो आपको पता ही होगा 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, तो 6.022 × 10⁻23 एटम होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया वही हमें देखना है। ओके, तो व्हाट इज मोल, मोल इज नथिंग बट नंबर। क्या है? मोल एक नंबर है। किसका नंबर होता है? तो हमें वो क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। मोल क्या है? एक नंबर होता है। वो किसका नंबर होता है? तो सब्सटेंस का अमाउंट होता है। और ये नंबर की वैल्यू क्या दे दी गई? 6.022 × 10⁻23, 6.022 × 10⁻23, ठीक है ना, 23। और ये जो नंबर है वो आपको पता ही होगा एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको सिंबलाइज अगर मुझे कहना है तो कैपिटल NA से मैं उसको सिंबलाइज करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पता चला, मोल क्या है? तो एक नंबर होता है जिसकी उस नंबर की वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। ये नंबर जो है वो क्या है? तो एवोगैड्रो नंबर है जिसको हम कैपिटल NA से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अब इसका मतलब क्या है, तो जब भी अब 1 मोल बोला जाएगा तो आपको पता होना चाहिए 1 मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा। जब भी एक मोल की बात आएगी तब 1 मोल की जब भी बात आएगी तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 आपको समझना होगा, ठीक है। अब उस और डिटेल में और बताऊं तो 1 मोल ऑफ O2 आपको बोला जाए, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर आपको बोल दिया जाए तो आपको क्या समझना होगा कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब कि 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम की कुछ बात वहाँ पे होने वाली है, ठीक है। उसी तरीके से अगर 1 मोल ऑफ N2 मोलिक्यूल की बात हो जाए, N2 मोलिक्यूल की बात हो जाए तो इसका मतलब होता है कि 6.022 × 10⁻23 N2 मोलिक्यूल की बात वहाँ पे होने वाली है। वहाँ पे किसकी बात होने वाली है? तो 1 मोल ऑफ N2 मोलिक्यूल मतलब कि 6.022 10⁻³ N2 मोलिक्यूल, ठीक है ना। तो एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 मोल और ये 6.022 × 10⁻23 मतलब कि N2 के 6.022 × 10⁻23 माइनस नहीं होगा, 6.022 × 10⁻23 N2 मोलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटी सी
टर्म दे दी गई जिसको हम कहते हैं 1 मोल, जिसको हम क्या कहते हैं तो 1 मोल, ठीक है ना, 1 मोल, ठीक है। तो पहले तो अभी समझो कि मोल के बारे में एक चीज ये आपको पता होनी चाहिए, और 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻⁻23 हो जाता है। इसका मतलब कि किसी भी बड़े नंबर को सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना हो, ये बहुत ही बड़ा नंबर है, अगर मुझे अगर इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, गिनना है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो इसको बहुत ही सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बोल दिया है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻⁻³ होता है, ठीक है ना। तो ये क्यों आया, क्यों, चलो पहले तो वो बात, मोल तो क्लियर हो गया कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, पर ये चीज आई क्यों, मोल आया क्यों। किसी भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल को हम ग्राम किलोग्राम में भी डिस्कशन कर सकते थे वहाँ पे, तो ये चीज़ आई क्यों। तो देखो, हम जब केला लेने जाते हैं या कोई भी फ्रूट लेने जाते हैं तो पहले क्या बोला जाता था कि मुझे 1 डजन केला चाहिए, 1 डजन केला चाहिए, ठीक है। 1 डजन केले के मतलब होता है कि मुझे 12 केले चाहिए, कितने, मुझे 12 केले चाहिए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो 12 आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोल दिया गया, 1 डजन, ठीक है। 12 आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 डजन बोल दिया गया। वैसे ही जो एटम्स होते हैं, एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी साइज जो होती है बहुत ही स्मॉल होती है। बहुत ही स्मॉल होने की वजह से क्या होता है कि एक लेस नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में, मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी अगर प्रेजेंट हो तो उसमें एटम और मॉलिक्यूल बहुत ही लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। अगर एक सब्सटेंस है बहुत ही कम अमाउंट में है, फिर भी उसमें जो एटम और मॉलिक्यूल हो गए वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी प्रेजेंट को सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए ये 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 को क्या किया गया, तो ऐड कर दिया गया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग यहाँ पे। तो मोल क्यों आया वो भी पता चल गया कि बहुत ही बड़े अमाउंट को सिंपलेस्ट वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने मोल की बात की, ठीक है, ओके। और 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो अब जो हम बात करने वाले हैं कि वो क्या है कि ये नंबर आया कहाँ से, किसने बताया कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ये बताने वाला था कौन, वो तो जाने दो किसने बताया, कि आया कहाँ से हम वो देखने वाले हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 वैल्यू आई कहाँ से, हम अब उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपके लिए क्या है जो इम्पोर्टेंट है। अभी जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो सिर्फ ये डिस्कशन होगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 आया कहाँ से, ठीक है ना, वो आया कहाँ से वही हम बात करने वाले हैं, ठीक है। आपकी बुक में मोल की डेफिनेशन दी गई है और उस हिसाब से मैं देखने जाऊँ तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, तो 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप होता है, C12 आइसोटोप होता है। 1 मोल में कितने ग्राम C12 के आइसोटोप होते हैं, तो 1 मोल में 12 ग्राम क्या होते हैं, C12 के आइसोटोप्स होते हैं। हमें क्या चाहिए, इसमें 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स में एटम्स कितने हैं, हमें ये चाहिए। 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स में एटम्स कितने हैं, हमें वो चाहिए। तो अल्टीमेटली हमें 1 मोल में कितने एटम होते हैं वो चाहिए। अल्टीमेटली हमें तो क्या चाहिए कि 1 मोल में कितने एटम होते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली क्या साबित हुआ है, प्रैक्टिकली ये देखा गया है, कि कार्बन C12 आइसोटोप जो है, आइसोटोप का 1 C12 आइसोटोप्स का मास जो है वो कितना होता है, तो 1.99648 इंटू 10⁻⁻23 होता है, -23 जो है वो ग्राम में होता है,
ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, C12 के एक एटम की। C12 जो एटम है हमारा, मतलब कि आइसोटोप है, मतलब एक एटम ही है, ठीक है, तो उसमें एक वैल्यू है। तो हमें तो कितनी चाहिए, 12 में चाहिए। रुको इसको साइड में लिख देता हूं कि 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप, उसका जो मास होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 कितना होता है, तो 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। ये प्रैक्टिकली ढूंढा गया है। प्रैक्टिकल में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ था, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज हुआ था। किसके लिए, तो C12 के 1 एटम का मास ढूंढने के लिए। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में कितने एटम होते हैं, 12 ग्राम ऑफ, ये जो यहाँ पे मास आया वो ग्राम में आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप, इसका मतलब क्या होता है, तो 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है। तो मुझे तो 12 में चाहिए, तो 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स इज इक्वल टू, मान लेता हूँ यहाँ पे हमें ये ढूंढना है, मान लेता हूँ कि ये x होता है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा, ये जो पूरा है उसको मैं सॉल्व करूँगा, तो क्या आ जाएगा, देखो आने वाला है कि 1.99, क्या आएगा 1.99, मतलब कि 12, ये यहाँ से हो जाएगा 12, और ये यहाँ पे आएगा, और बाद मतलब कि ये यहाँ पे आएगा और बाद में नीचे चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई आप अच्छे से कर सकते हो, ये तो आना ही चाहिए। 1.992648 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, ये यहाँ पे आया था और बाद में नीचे गया तो यहाँ पे ग्राम होगा। ये यहाँ पे 12 ग्राम था और यहाँ पे 1 एटम था, एक ग्राम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है क्या, ग्राम यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वैल्यू आएगी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, 23 एटम कितना, तो 6.022 इंटू 23 एटम। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में एटम कितने होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो अल्टीमेटली मैं इसको भी इसके साथ इक्वेट कर सकता हूँ, तो हमें मिल जाता है कि वर्गमूल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होगा। तो 1 मोल इज इक्वल टू, ये कैसे आया अभी आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो तो अभी आगे देखते हैं कि मोल तो पता चल गया। चलो तो अभी हमें मोल्स तो पता चल गया कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 23 एटम होते हैं। यहाँ पे अगर एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल बोला जाए तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ये हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे कि मोल कैलकुलेट कैसे करना है। देखो मोल कैलकुलेट करने के लिए तो ये इक्वेशन जो था वो बहुत सिंपल है, ठीक है। वो उसी मॉलिक्यूल उसी इक्वेशन से हम बहुत ही इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, पर कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए मैं आपको इक्वेशन कराऊंगा, वो इक्वेशन के हिसाब से आपको आंसरिंग करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू, एक चीज आपने देख ली कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। एटम हो तो एटम और मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूल। तो अगर क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूल दे दिए जाते हैं, कि यहाँ पे मान लो x मॉलिक्यूल है तो उसमें मोल्स कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे लेके आओगे। देखो यहाँ पे मैं इसको y मान लेता हूँ, मोल्स जो ढूंढते हैं उसको मैं y मान लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x मॉलिक्यूल इंटू 1 मोल डिवाइडेड बाय आ जाएगा, ये यहाँ पे गया था वापस नीचे आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का, तो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख दिया।
मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका इक्वेशन मोल इज इक्वल टू क्या आएगा, x क्या था तो मॉलिक्यूल था ना, तो मॉलिक्यूल या तो एटम भी आ सकता है, मॉलिक्यूल एटम डिवाइडेड बाय 6.022 इनटू 10^20, तो 1 मोल, ठीक है ना। तो मोल के अगर मॉलिक्यूल दे दिया होता है और आपको मोल ढूंढना है तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है या कितने एटम है वो सिर्फ रखना है और आपको आंसरिंग कर देना है, और आपको क्या कर देना है तो आंसरिंग कर देना है। तो एक ये इक्वेशन हो गया। एक और इक्वेशन होता है कि 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास, 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास, मतलब कि एक मोल का जो मास होता है वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। ये इसके बाद इस लेक्चर के लास्ट में मैं मोलर मास के बारे में जो उसकी डेफिनेशन है उसके बारे में जब डिस्कशन करूंगा तब आएगा। अभी के लिए इतना याद कर लो कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है तो मोलर मास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी भी एटम का या किसी भी सब्सटेंस का मास दे दिया जाए तो यहाँ पे जो मोल्स होते हैं वो ढूंढ सकते हो आप। मान लो कि ये यहाँ पे x मास है और यहाँ पे y मोल है, तो यहाँ पे मोल इज इक्वल टू क्या आएगा, ये मास इनटू क्या हो जाएगा मोल डिवाइडेड बाय ये नीचे गया और उसके नीचे आ जाएगा तो मोलर मास, मोलर मास। तो ये मोलर मास कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सॉरी मोलर मास कैंसिल नहीं होगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका मास, ठीक है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास आपका इक्वेशन हो जाएगा मोल्स ढूंढने के लिए। और जो ये मोल लिखा है वो क्या है तो उसका यूनिट है, वो क्या है उसका यूनिट है, ये आपको जरूरत नहीं है, यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन आपका आ जाता है मोल ढूंढने के लिए मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। दूसरा एक जो आता है कि 1 मोल किसके बराबर होते हैं 22.4 लीटर के। देखो ये जो है ये केस आप जब भी गैस की बात आएगी तब आप डिस्कशन करोगे। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, ठीक है। स्टैंडर्ड 11 में स्टेट्स ऑफ मैटर वाला जो चैप्टर था वहां पे आपने ये काम किया। तो किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम दे दिया होता है तो हम उसमें से मोल्स कितने हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोल्स का इक्वेशन बन जाएगा कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। यहाँ पे मोल्स का इक्वेशन क्या आ गया तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये क्या हो जाता है तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाता है, ठीक है ना। तो ये 3 इक्वेशन आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 इक्वेशन जो है वो आपको क्या कर लेने हैं तो याद कर लेने हैं। अब हम जो डिस्कशन करने वाले हैं तो हमारे एनसीईआरटी में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, मोल्स के आधार पे हमें मोल्स ढूंढने हैं, हम उसके ग्राम दे दिया, हमें मॉलिक्यूल्स दे दिए गए हैं, मास दे दिया गया। ये वॉल्यूम की बात जब भी गैस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तब आएगी। अभी जो हम यूज करने वाले हैं ये 2 इक्वेशन का यूज करेंगे और क्या करने वाले हैं तो मोल्स जो है वो हम ढूंढने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूल दे दिया गया हो या तो एटम्स आपको दे दिए गए हो डिवाइडेड बाय 6.022 into 10^23। एक तो ये इक्वेशन है। दूसरा हमारे पास मास वाला इक्वेशन है जो हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे केमिस्ट्री में, ये आपको आना ही चाहिए, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। यहाँ पे मोलर मास या एटॉमिक मास कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और अब हम बात, और तीसरा इक्वेशन है हमारे पास मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अपन 22.4 लीटर, ठीक है ना। देखो अब आपको ये तीनों के तीनों फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए। अब जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दिया गया था मोल कंसेप्ट के बेस पे, वो हम करने वाले हैं 1.8 एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 1.28। वहाँ का हमें पूछा गया है कि which one of the following will have the largest number of atoms, मतलब कि हमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम को क्या करना है तो फाइंड करना है,
ठीक है, बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे मतलब कि 4 क्वेश्चन है कि 1 ग्राम गोल्ड है, यही मतलब गोल्ड, उसमें एटम कितने हैं वो हमें फाइंड करना है। दूसरा है हमारे पास 1 ग्राम Na, उसमें कितने एटम है वो हमें फाइंड करना है। थर्ड है 1 ग्राम लिथियम, उसमें एटम कितने हैं वो फाइंड करना है। और फोर्थ है 1 ग्राम Cl2 गैस है, उसमें एटम कितने हैं ये हमें क्या है तो फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। इन सभी के अंदर हमें क्या करना है, एटम को फाइंड करना है और उसमें से लार्जेस्ट एटम किसमें होंगे वो हमें देखना है। ठीक है, देखो हमारे पास ग्राम है और एटम चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम ये आंसर कर सकते हैं। कैसे वो देखो, ग्राम है तो यहाँ पे उस ग्राम की वैल्यू और मोलर मास हमें पता होना चाहिए इन सभी का, इन सभी एलिमेंट्स का और ये जो गैस है उसका मोलर मास हमें पता होना चाहिए, तो हमें मोल्स मिल जाएंगे। और मोल्स मिल जाने के बाद इस इक्वेशन में यहाँ पे मोल्स रखेंगे और उसको 6 × 0.2 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटम कितने हैं वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट केस के बारे में देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्या है तो 1 ग्राम गोल्ड, गोल्ड के लिए मोलिकुलर मास होता है 197, कितना होता है 197, तो मोल इज इक्वल टू, यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 197, ठीक है, मास कितना है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 97, तो ये मोल्स मिल गए। तो इस इक्वेशन में ये यहाँ पे मैंने रख दिया मोल्स, ठीक है, ऊपर क्या होगा तो न्यूमरेटर में होगा एटम डिवाइडेड बाय क्या होता है 6.022 × 10⁻23, ठीक है, तो एटम बराबर क्या हो जाएगा 1/97 इंटू 6.022 × 10⁻23, ये किसका एटम आ गया हमारे पास 1 ग्राम गोल्ड में इतने एटम होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 197 इंटू 6.022 × 10⁻23। ठीक है, ये किसके आया, इसका आया है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में कितने एटम है वो आ गए। ठीक है, चलो अब देखिए कि 1 ग्राम ऑफ क्या है हमारे पास यहाँ पे सोडियम, सोडियम का होता है 23, सोडियम का होता है 23 डिवाइडेड बाय क्या आएगा तो 1 डिवाइडेड बाय 23 आएगा। इस इक्वेशन में 23, तो अभी आप सीधा मैं बताऊंगा, अभी मोल्स को एटम में हमें कन्वर्ट करना है तो 6.022 × 10⁻23 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एटम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 23, 1 डिवाइडेड बाय 23 × 6.022 × 10⁻23 जो है वो आ गया। ठीक है, ये हमारा एटम आ गया, इसको यहाँ पे रखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 23 × 6.022 × 10⁻23। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है तो हमारे पास लिथियम है, लिथियम का 7 होता है, तो यहाँ पे मोल्स क्या आएंगे 7, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, तो 1 डिवाइडेड बाय 7 × 6.022 × 10⁻23। अब क्या है Cl2 है, क्या Cl2 है, Cl का होता है 35.5, तो Cl2 का क्या होगा तो 71 हो जाएगा, 71 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 1/71 × 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो ये सब एटम आ गए। 1 ग्राम ऑफ Cl2 में इतने एटम, 1 ग्राम ऑफ लिथियम में इतने एटम, 1 ग्राम ऑफ सोडियम में इतने एटम और 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में इतने एटम, सभी में 6.022 एवोगैड्रो नंबर सेम है। ठीक है, तो उसको तो मैं ऐसा ही निकाल दूंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा 1/23 मतलब कि जिसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबसे लेस नंबर होगा उसका एटम की वैल्यू जो होगी, उसकी जो एटम की वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी। इसका सबसे ज्यादा है इन सभी में, तो सबसे कम वैल्यू अगर पूछी जाए तो इसकी होगी, बाद में ये और ये, तो सबसे कम वैल्यू जो आएगी मतलब सबसे ज्यादा जो वैल्यू आएगी एटम्स की वो इसमें आएगी, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो क्या है कम है, न्यूमरेटर कम होगा तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाता है, तो इस वजह से आपका आंसर आ जाता है ये, मतलब कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम की नंबर
नंबर किसमें होंगे तो लिथियम में। लिथियम में लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्या होंगे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्या होंगे तो एटम्स जो है वो किसमें होंगे, लिथियम। अगर कितने होते हैं ऐसा पूछा जाएगा तो इसकी कैलकुलेशन कर दो और जो भी आएगा वो है आपका आंसर। ठीक है, चलो तो ये था मोल कंसेप्ट। अब हम बात नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे परसेंटेज के कंपोजिशन का बारे में कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो Like and share my videos with your friends, give comments, also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.